नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आरएसएन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मिर्ची लगा कार्यक्रम में आज हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता हमारे साथ हैं और हिसार की समस्याओं को लेकर हम बात करेंगे। इलाहाबाद चुनाव है जो उपचुनाव, उसको लेकर बात करेंगे। कई मुद्दे होंगे, पूरी मिर्ची लगाने की कोशिश करेंगे। सवालों के माध्यम से देखते हैं कितना मिठास खोल पाते हैं। हो सकता है लड़ाई भी हो बीच में हमारी। आप इस खबर को शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी कमेंट है, इस इलाके में आपकी समस्या है कोई, ये तो कमेंट में से कमेंट करें। लाइव है सीधा, और हम लोग आपसे वो सवाल जो आपके होंगे वो भी बीच बीच में रखते रहेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आरएसएन में। आप पहले रमेश जी, आपके माध्यम से मेरा भी पूरी जनता को उनका अभिनंदन है, उनका अभिवादन है, उनका वंदन है। और जो ये आपका मिर्ची का जो कार्यक्रम है, और जैसा आपने कहा कि आप मिर्ची लगाकर लड़ाई करने की कोशिश करेंगे, तो मेरा भी ये कहना है कि आप जितनी मिर्ची लगाएंगे उतनी चीनी मैं लगाऊंगा और उसमें मिठास लाऊंगा, और लड़ाई का कोई प्रश्न नहीं उठता है। जी डॉक्टर साहब, विकास की हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 प्रदेश की बात करती है। वहीं हिसार की अगर बात करें तो आप बहुत सारे ऐसे इलाके गिनवा देते हैं। ओवरब्रिज हमने बनाया, एयरपोर्ट बना दिया, हमने पानी की जो शहर के जो पानी की निकासी के लिए हमने योजनाएं बनाई। उसमें जो ग्राउंड लेवल की अगर बात करें तो बरसात के समय पूरा पोल खोल दिया। लोग ये कहते हैं कि हमें हवाई जहाज नहीं चाहिए, हमें अब जो सुचारू रूप से चलने वाली पानी की निकासी हो, सफाई व्यवस्था सही हो, पीने के लिए पानी की व्यवस्था हो, लाइट प्रॉपर मिले, इस चीज़ की बात करते हैं। और आप कहते हैं एयरपोर्ट हमने बना दिया। देखिए, आपका एक इंटरव्यू जी मैं 2 दिन पहले देख रहा था। आपने इस शहर की पूजनीय माता श्रीमती सावित्री जिंदल से बातचीत की थी। उन्होंने भी स्वयं माना, जब आपने पानी खड़े होने की बात की तो उन्होंने कहा था कि जब बारिश ज़्यादा होगी तो पानी थोड़ा खड़ा होगा। पहले जो पानी 12-12 घंटे नहीं निकलता था, आज वो पानी 4 घंटे निकलने लगा है। तो आपके जितने भी अभी आपने प्रश्न किए, उन सब में मेरा भी यही जवाब है कि जो आप ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं, देखिए 3-4 दिन पहले जो बारिश हुई थी, मेरे ख्याल में 40 साल में वो रिकॉर्ड बारिश थी। और हमारी जितनी व्यवस्था जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की होती है, डिस्पोजल की और स्टॉर्म वाटर की होती है, वो 8 mm के हिसाब से होती है। और जब बारिश 100 mm से ज़्यादा हो जाएगी तो कुछ जगह पानी का भराव होगा, और इसमें कोई शक नहीं, पानी का भराव हुआ। लेकिन उसके बाद आप स्वयं इस बात को मानेंगे कि 3-4 घंटे में वो पानी निकला। अब आप मानते हैं कि हिसार शहर में कहीं भी पानी खड़ा नहीं है इस वक्त? बहुत, जो आज मैंने एक नपवाया करी थी, और हिसार समुंदर तल से 213-214 मीटर ऊंचा है। लेकिन हिसार में कुछ एरिया ऐसा है जो 208 मीटर ऊंचा है। तो जो एरिया 208 मीटर ऊंचा है वहां पानी खड़ा मिलेगा। सेक्टर 14 की बात करते हैं, पोस्ट इलाका है, बहुत पैसे लगा के लोग वहाँ कोठियाँ बनाते हैं। अभी भी वहाँ पे तालाब जैसी स्थिति है, गंदगी है, तालाब जैसी स्थिति है। आम जो एक तरह से पढ़े लिखे तबके वहाँ पे रहते हैं, वो लोग काफ़ी परेशान हैं। मैं आपको और करेक्ट करूँगा इस मामले में। ये सेक्टर 14 नहीं, बल्कि सेक्टर 14 पार्ट 2 और सेक्टर 33, इसके जो पीछे वाला एरिया है, और वो एरिया लगभग 200-250 एकड़ है। वो एरिया यानी कि सेक्टर 33 और ये जो सदरन बाईपास है, इस वाला ही एरिया 208 मीटर ऊंचा है समुद्र तल से। और यही पूरे हिसार में सबसे नीचा 5 मीटर नीचा एरिया है ये। और इसके बारे में सेक्टर 14 पार्ट 2 के लोग आए थे मेरे पास, और सेक्टर 33 के लोग भी आए थे, और मैंने पब्लिक हेल्थ के इंजीनियर को भी बुलाकर बात की थी। और मैंने जो हुडा के एक्सियन हैं मिस्टर वर्मा, उनसे भी बात की थी। और मैंने हुडा के जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं श्रीमान जोशी जी, उनसे भी बात की। और जो हुड्डा के ACS हैं, यहाँ पर पूर्व में अपूर्व कुमार सिंह यहाँ के जिलाधीश भी रह चुके, मैंने उनसे भी बात की। और इसके बारे में एक बड़ा प्रोजेक्ट लाकर और उसको सॉल्व किया जाएगा। वो एकदम से शॉर्ट टर्म में सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि वो 208 मीटर की ऊंचाई पर है, हिसार में सबसे नीचे है। हिसार का सारा पानी वहाँ आकर खड़ा होता है, और एक दीवार बनी हुई है सेक्टर 33 के, और उस दीवार के दूसरी तरफ लगभग 5-6 फुट पानी खड़ा है। आप समझ गए मेरी बात?
तो मैंने हिदायत दी है यहाँ के इंजीनियर्स को कि फिलहाल उस दीवार के पास मिट्टी डालकर टेम्परेरी अरेंजमेंट करें और उसके बाद जो उसकी फुल मैनेजमेंट करके जो भी उसका इलाज होगा वो हमारी नॉलेज में है, हमारे ध्यान में है। और हमने प्रदेश के जो सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स थे उनके भी संज्ञान में लाकर इसका हम कुछ ना कुछ करेंगे। जी, जितने दर्शक हैं मैं चाहूँगा आप खबर को शेयर करें और कमेंट करें, और आपके इलाके में जो समस्या है, हिसार विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, आपके इलाके में कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और फोटो के साथ आप लोग टैग करें इसमें, ताकि विधायक जी तक पहुंचे और उसका समाधान हो। अपने पानी की कह दी सेक्टर 14 की तो आपने बता दी, उसके अलावा आप लोग मैंने ये पूरे हिसार में एक सर्वे करवाया है और जब तक किसी बात को गहराई तक नहीं जाएंगे तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अब देखिए ये बात जो मैंने आपको बताई कि पूरा हिसार कहीं 213 मीटर ऊंचा है समुद्र तल से, कहीं 214 है, कहीं 212 है, लेकिन जो एरिया जिसकी आपने बात की सेक्टर 14 पार्ट 2 और सेक्टर 33 के और सदरन बाईपास के जो बीच का एरिया है वो 208 मीटर है, यानी कि बाकी शहर से वो 5-6 मीटर नीचा है। जी, उसके अलावा आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे हम लोग PWD रेस्ट हाउस में बैठे हैं, आपके नज़दीक टाउन पार्क है और पार्क बनाने में आप लोग लगे हुए हैं, सरकार के नए पार्क बनाओ। पुराने पार्क के जो हालात है उसको संभाला नहीं जा रहा आप लोग। अभी चलिए आप वहाँ पे गंदा पानी इतना इकट्ठा है, आप खड़े नहीं हो सकते वहाँ 5 मिनट भी, और वहाँ पे सैर करने के लिए बुजुर्ग लोग आते हैं, उसकी और गौर नहीं कर रहे आप लोग। आपको नोटिस में भी ना हो कभी? देखिए हमने पूरे शहर में ज्यादा नहीं तो कम से कम 100 पार्कों का हमने जीर्णोद्धार किया है। हमने वहां पर धौलपुर का पत्थर लगवाया है, हमने वहां पर कुछ बड़े बड़े पार्कों को जो सोसाइटी डॉक्टर साहब मैं कह रहा हूँ आपने नहीं एडोप आप करवा रहे हैं, बड़े विकास कर रहे हैं, मैं सिर्फ टाउन पार्क की बात कर रहे हैं। टाउन पार्क में मैं कह रहा हूँ हालात ऐसे हैं कि आप जाइए वहाँ पे सुनते नहीं है, यही दिक्कत है। मैं जो बात कह रहा हूँ, जो काम हमने किया वो तो हम बताएंगे ना। मैं 100 आप एक पार्क की बात कर रहे हैं, मैं 100 पार्कों। डॉक्टर साहब आप पार्क आप बनाते जाएंगे, उसकी संभाल भी तो होना चाहिए, केयर भी तो होना चाहिए ना। टाउन पार्क इतना शहर के बीच इतना बड़ा पार्क है, वहाँ पे इतनी गंदगी है, इतने वहाँ पे पानी खड़ा है, इतने दिन हो गए और सड़ रहे हैं वहाँ पे। आपका ये कहना है कि हम 100 पार्कों की बात ना करें, पहले 100 के 100 पार्क सड़ रहे थे, उनकी दीवार टूटने को हो रही थी, गिरने को हो रही थी। आप जाकर देखेंगे तो बहुत सारे पार्कों में जिम लगवाया है हमने, और जो रास्ते थे वो ठीक हुए हैं। हमने इनका कंपटीशन करवाया है, पार्क जो फर्स्ट आता है उसको पैसा मिलता है, सेकंड की अलग कीमत होती है, थर्ड की अलग कीमत होती है। ये सब चीज़ें स्वच्छता की ओर अग्रसर हैं जी। और आपने जो टाउन पार्क की बात की है, मैं आज ही जाकर देख लूंगा और जो भी उचित कार्यक्रम, जो भी उचित उसमें प्रबंध होगा वो हम करवाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप एक पार्क की बात मत करिए, एक नहीं बहुत सारे ऐसे पार्क। मॉडल टाउन में आप चलिए, मॉडल टाउन में हैं आप लोग, जैसे सेक्टर 15 में है। कुछ दिन पहले जो बारिश आई जी, और वो 40 साल में एक दफा आई, केवल उस बात को आधार लेकर अगर आप कोई बात करेंगे तो वो शहर के डेवलपमेंट में उचित भी नहीं है। मैं सब आपकी बढ़ाई भी हम लोग जो आपने जो कार्य किया उसके हम मानते हैं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप पार्क बनाने में लगे, जो पुराने पार्क का उसका भी समाधान होना चाहिए ना कि सबका करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, आप निश्चिंत रहिए इस बारे में। पीने की पानी की आप लोग कहते हैं कि सुचारू रूप से हम लोग हर इलाके में पीने की पानी पहुंचा रहे हैं। वहीं अगर पटेल नगर की बात करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में गंदा पानी मिल के लोगों के घरों में जा रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। कल की खबर थी हमारी पटेल नगर की, कुछ लोगों से वहाँ पे एक इलाका है जो लोग बीमार हो रहे हैं, पीने की पानी से परेशान हो रहे हैं। तो पीने की पानी स्वच्छ मिले उसके लिए किस तरह की आपकी योजना है? क्या आपके नोटिस में मामला है कि पीने की पानी गंदा जा रहा है लोगों के घरों में? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो पूरे हिसार के प्रत्येक व्यक्ति को 100 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से पानी मिल रहा था, जबकि उसकी रिक्वायरमेंट 135 लीटर की थी। एक बात हमने यहाँ स्काडा का जो वाटर वर्क्स है एयरपोर्ट चौक के, वो आपने पहले भी सुनिए पहले भी आपकी बात है, स्काडा आपने बना दिया, गंगवा रोड पे आप लोगों ने बना दिया, पहले भी हमारी इस मैटर में बात हुई। सिर्फ मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो जनता गंदा पानी पी रही है उसके लिए पूछते हैं तो 2 मिनट मुझे भी दीजिए। ऐसे नहीं, स्काडा का वाटर वर्क्स हमने बनवाया, और ये जो महावीर कॉलोनी का वाटर वर्क्स है ये 50-60 साल से बना हुआ था और इसकी सफाई नहीं हुई थी, और इसकी सफाई मैंने 20 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री से लाकर इसका कंप्लीट रेनोवेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये जो 2 मैंने आपको इतने बड़े प्रोजेक्ट बनाए, ये इस प्रोजेक्ट में जब इस महावीर कॉलोनी के वाटर वर्क्स की जब पूरी गाद निकल कर और पानी साफ हो जाएगा तो लोगों को साफ पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है ना। आप पर्टिकुलर एक कोने की बात करते हैं, मैं पूरे शहर की बात करता हूं।
और एक पर्टिकुलर कोई बात है तो वो हमारे नोटिस में आए तो हम अधिकारियों को कहकर वो एक जगह कोई मिक्सिंग हुई है या क्या हुई है उसकी बात का हम समाधान करेंगे। लेकिन जो एक जनरल बात है, जनरल बात में हमने 100 लीटर की जगह 135 लीटर पानी देने की व्यवस्था की, स्वच्छ पानी देने की व्यवस्था की। फिर हमने महावीर कॉलोनी का जो बहुत पुराना 50-60 साल पहले, आज तक उसमें कभी सफाई नहीं हुई, आज जाकर देखिए उसमें उसका जो 60% एरिया गाद से भरा हुआ था वो निकालेंगे तो पानी की जो अमाउंट है पहले 1/3 रह गई थी, अब वो पूरे 100% उसकी कैपेसिटी के हिसाब से काम करेगा तो स्वच्छ पानी भी लोगों को मिलेगा। आप वो समय देखिए जहां महावीर कॉलोनी का जो वाटर वर्क्स है जिसमें 67% गाद भरी हुई थी, तब पानी कैसा जाता था और अब वो साफ होने के बाद पानी कैसा जाएगा। आप एक पर्टिकुलर गली की या एक पर्टिकुलर एरिया की बात करते हैं तो वो हम चेक करवा लेंगे और उसका समाधान करेंगे। दर्शकों जितने भी जुड़े हुए हैं आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे साथ हैं हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता जी, और सवाल जो आपके रहम में हैं और आपके इलाके में जो समस्या है उन सवालों को लेकर हम आज साथ हैं और ये लाइव चल रहा है कार्यक्रम, आप इसको शेयर करते रहिए। जैसे कि आपने पिछले दिनों हमारी बात हुई माल टाउन की क्षेत्र की हमने बात की, वहाँ पर आपने कहा कि पूरी तरह से हर घर में पानी पहुँच रहा है, हर सड़क बनी हुई है, वहाँ आप जाके जब कभी आप आज चाहे हमें साथ लेके चलिए या आप खुद स्वयं जाके देखें वहाँ के सड़कों के सीवर के हालात क्या हैं। और पानी के लिए अभी भी लोग जिंदल हाउस की जो टूटी लगा रखी है उसमें लोगों की लाइन लगी रहती है सुबह और शाम। क्या कारण मानते हैं, क्या सरकार कामयाब नहीं है वहाँ पानी पहुँचाने के लिए? रीजनल बात है तो वो हमारे ध्यान में आएगी तो हम अधिकारियों को कहेंगे कि उसको चेक करें और उसका समाधान करें। जी, एक तरह से कई बार बात होती है हमारे बेसहारा पशुओं को लेकर। अभी इन दिनों जो से बरसात के टाइम कई जगह तारें खुली थी, कई पशु वहाँ पे मरे भी हैं तार से चिपक के। बेसहारा पशु के लिए किस तरह के आप लोगों के प्रयास है? अभी तक उस प्रयास में आप लोग कामयाब तो नहीं हो पाए, लेकिन निरंतर क्या चल रहा है आप लोगों का? आपकी बात सही है कि हमें कामयाबी नहीं मिली, और लेकिन हमने एक प्रयास किया। अब वो प्रयास कम रहा, हम उस प्रयास को और तेज करेंगे। हमने 50 एकड़ ज़मीन ढंढूर में ली, उसकी 4 दीवारी खिंचवाई, उसमें बाड़े बनवाए, उसमें शेड्स बनवाए, उसमें हमने 3-3.5 हज़ार पशुओं को भी लाए। तो पशुओं की कमी तो आई है, लेकिन पशु इतना ज़्यादा है कि उसको लाने के लिए कोई और इंतजाम की भी हम योजना बना रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि कुछ और ज़्यादा एकड़ का कोई ना कोई समाधान किया जाए और पशुओं को वहाँ रखा जाए। ये योजना चल रही है, अभी फाइनल नहीं हुई है। जैसे पशु बहुत सारे जैसे दूध निकाल देते हैं, लोग छोड़ देते हैं। पिछले दिनों मेयर साहब से बात हुई, पुलिस प्रशासन का सहयोग वगैरह पूरी तरह नहीं मिल रहा। आप क्या कहेंगे, पुलिस प्रशासन इस पर लापरवाही बरत रहा है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए जो कि दूध काट देते हैं और पशुओं को छोड़ देते हैं? देखिए, इसमें भी सुधार हुआ है। फिर मैं मानता हूँ कि हमने 100% सफलता नहीं मिली। पहले हम एक पशु को पकड़ते थे, उनको छुड़वाने वाले आते थे तो उनको 500 रुपये लगाते थे, फिर 1100 लगाए, अब हम 5000 तक पहुंच गए। हम निरंतर उसके सुधार की तरफ हैं और आशा है कि जरूर हमें सफलता मिलेगी। जी, जो मंडी है एक तरह से आप पुरानी जो नई सब्जी मंडी आप लोगों ने बना दी है, और ये पुरानी सब्जी मंडी भी, यहाँ भी काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है कि वो सब्जी मंडी और सब्जी मंडी बराबर का यहाँ पे दिखाई देता है इस टाइम की। आपने शिफ्ट तो किया लेकिन पूरी तरह यहाँ से सफाई नहीं हो पाई है, तो उसमें किस तरह के प्रयास हैं आपके? देखिए, पहले ये जो सब्जी मंडी थी ये 1.5 से 2 एकड़ में चलती थी, ठीक है। हमने इसको 50 एकड़ में शिफ्ट कर दिया और पूरी मंडी वहाँ चली गई। तो अब ये छोटी बात तो नहीं है। आज पहले कोई भी इधर इस फ्लाईओवर से शांति नगर की तरफ और मिल गेट की तरफ नहीं जाता था। अब जितनी दफ़ा भी मैं जाता हूँ मैं इसी रास्ते से जाता हूँ। तो जहाँ तक पहले से और आज की जो कंपैरिजन है उसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन फिर भी अब यहाँ लोगों ने और रेडियाँ लगा ली और सब कुछ कर लिया, लेकिन जितनी जब यहाँ सब्जी मंडी थी उतनी तो रास्ता अवरुद्ध नहीं है। हमने रास्ते में डिवाइडर भी लगाकर उसका समाधान करने की कोशिश की है। लेकिन आपकी बात ठीक है, अब फिर उसमें यहाँ थोड़ी भीड़ होने लगी है तो इसमें थोड़ी सख्ताई की आवश्यकता है, करेंगे। जी, दर्शकों आप शेयर करते रहिए खबर को और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करें, और आपके इलाके की जो समस्या है निरंतर आप फोटो के साथ टैग करें। सर, जैसे मुख्यमंत्री जी कहते हैं खर्ची और पर्ची हमने बंद कर दी है, कोई रिश्वत नहीं चलती, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। वहीं हिसार की अगर बात करते हैं तो ग्रीन बेल्ट आप लोगों ने बनाया, उसमें टाइल लगा दी है,
फिर बाद में उसको फोड़ दिया, फिर वहाँ मिट्टी डाल के पौधे लगा रहे हैं। दूसरी चीज़ जो आपने ओवरब्रिज बनाया है, जैसे उसका हम लोग सेक्टर 13 से जैसे निकलते हैं साउथ बाईपास में, वहाँ पे पिछले दिनों आपको पता हो घटना, पुल टूट गया था कुछ हिस्सा। क्या कारण थे? इसमें भ्रष्टाचार नहीं है या किन कारणों से, या आप लोगों की निगरानी में नहीं है, आप लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, अधिकारी आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, कोई भी जब कोई काम करता है, एक कहावत है अंग्रेजी में, बेस्ट थिंग टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन इज नॉट टू डू एनीथिंग। अगर आप कॉम्प्लिकेशन से डरोगे, आप किसी भी चीज़ से डरोगे, तो फिर तो आप घर बैठे रहो। आप ये तो बात मानते हैं कि हमने पुल बनवाया, अब पुल बनवाने में अगर कोई खामी आई तो उसकी इंक्वायरी करेंगे और जो भी दोषी होगा उसको दंड देंगे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जी पुल ना ही बनवाते। पुल बना, बनने में एक जगह अगर कोई खामी आई, उस खामी को हम देखेंगे, उसका समाधान करेंगे। तो जब कोई आप काम करते हैं, जब सड़कें बनवाते हैं, तभी टूटती हैं वो। नहीं, खामी है, भ्रष्टाचार आप मानते नहीं है, भ्रष्टाचार है या नहीं? आप नहीं, भ्रष्टाचार आप ये बताइए, आपको कोई सज्जन ऐसा मिला जिसने ये कहा हो कि कमल गुप्ता ने रिश्वत ली? नहीं, लोग कहते हैं कि अगर मटेरियल प्रॉपर नहीं लग रहा, अगर मटेरियल में गड़बड़ी है तो आप मानते नहीं उसमें? दीजिए ना, लिख कर दीजिए, उसकी इंक्वायरी करवाएंगे हम। आपने किसी भी सज्जन से सुना कि एमएलए के लोग हफ्ता लेने के लिए घूमते हैं, या एमएलए के लोग हफ्ता लेते हैं, या कोई इस तरह की बात सुनी क्या? पहले लेते थे कोई? हैं? पहले लेते थे आप कोई? बताओ ना मुझे। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं अभी आपने स्वयं कहा कि क्योंकि पहले भी रहे और आज भी रहे, आपको उसमें और इसमें कोई अंतर समझ आता है कि नहीं आता? जी नहीं, पहले तो आपसे बात, हमने इतनी चीजें, 500 से ज्यादा चीजों को हमने ऑनलाइन किया। तो ऑनलाइन में भ्रष्टाचार के ज्यादा चांसेस हैं या मैनुअल में ज्यादा चांसेस हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, आप मिर्ची लगा तो रहे हैं जी, ठीक है ना, लेकिन आप थोड़ा एक आधा तो समाधान, एक आधी ऑब्जर्वेशन तो आप भी बताइए। आपने कहा ना कि विधायक जी ने कि पहले जब ऑनलाइन काम नहीं होता था और अब ऑनलाइन काम होता है, तो ये भ्रष्टाचार से मुक्ति की ओर एक साधन है या नहीं है? जो हम लोग पेपर की बात कर रहे हैं, कितनी बार पेपर लीक हुआ है, कितने बच्चों की परेशानी हुई है, कितने बच्चों को आने जाने में ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हुई है, कितने का एक तरह से कि जो सोच थी उनकी कितनी सरकार के प्रति बदली है। आप क्या मानते हैं कि जो ये सब गलत बातें हुई, तो इनकी हम इंक्वायरी भी कर रहे हैं और दोषी को सजा भी देंगे। ये नहीं कि कांग्रेस के ज़माने में तो पता नहीं कितने पर्चे, क्या क्या चीज़ होती थी, वो तो इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। हमारी सरकार ऐसी सरकार है, अगर पर्चा लीक हुआ है तो उस पेपर को हमने कैंसिल किया है, और कैंसिल करने के बाद उसकी इंक्वायरी बैठाई है। लेकिन पहले वाले तो कैंसिल ही नहीं करते थे, वो तो भ्रष्टाचारी। अब ये बताइए, अगर कहीं कोई कमी मिली तो उस कमी को दूर करने के लिए हमने वो पेपर बंद किया। अब बंद करने में इनकन्वीनियंस तो होगी, लेकिन कम से कम भ्रष्टाचारी तो नहीं होगी ना। अगर हम वो कमी हो गई, पेपर लीक हो गया, और उसी को चालू रखें और ये सोचकर कि और लोगों को तकलीफ होगी, तो क्या हम पेपर लीक वाले लोगों को सिलेक्ट कर लें? हमने भ्रष्टाचार से और गलत बात से कोई भी व्यक्ति अगर पेपर में पास होगा, उसको हम नौकरी नहीं देंगे। ये भ्रष्टाचार रोकने का तरीका है, ना कि ये कि लीक हुआ और वो पेपर चलने दिया, कोई इंक्वायरी नहीं, और फिर उसमें से आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो भ्रष्टाचार से सिलेक्ट हो गए। जी, दर्शकों, आप शेयर करते रहिए इस खबर को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे जो हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता हमारे साथ हैं। सवाल हम निरंतर कर रहे हैं। सर, एक चीज़ बताइए, आप एक डॉक्टर हैं, सिविल हॉस्पिटल में आप महीने में कितनी बार जाते हो लोगों की समस्याओं जानने के लिए? लगभग एक चक्कर मेरा महीने में लग जाता है। एक चक्कर लग जाता है। सरकार की योजनाएं, जो विकलांग लोग हैं उनके लिए आप लोग व्हील चेयर देते हैं, बहुत सारी आप लोग उनको एक तरह से सामान भी देते हैं, उनकी हेल्प भी करते हैं। वहीं अगर सिविल हॉस्पिटल की बात करें तो बहुत काफ़ी तादाद में लोग लाइन में लगते हैं, उनके साथ जो समस्या है वो दुविधा में है, उनकी कोई हल नहीं होता समस्या, वो लोग वहाँ जाके ना कोई सुनवाई नहीं होती उन लोगों की। उस पर आप क्या ले रहे हैं? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी जी, तो हॉस्पिटल की अटेंडेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गई थी। जी, आप उस संख्या को और आज की संख्या को कंपेयर करेंगे तो 100 गुना ज़्यादा हमारी ओपीडी बढ़ गई। अब इसका मतलब क्या हुआ कि उन लोगों का विश्वास बना कि सिविल हॉस्पिटल में इलाज होता है, सिविल हॉस्पिटल में काम होता है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मापदंड है कि सिविल हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में इम्प्रूवमेंट। स्टंट की बात करें, हमारे अनिल विज जी ने तो कमाल कर रखा है। वो किसी की भी बदमाशी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। हालांकि वो आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वो सारा काम करते हैं।
तो जैसे मैंने सिविल हॉस्पिटल की आपकी बात की, मैंने कहा विकलांग लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। आम लोग जा रहे हैं वहाँ पे इलाज कराने के लिए, जो विकलांगों को सुविधा आप लोग दे रही है, सरकार दे रही है, उन सुविधाओं से वो लोग वंचित हैं। वहाँ पे उनके मतलब जो वो जाते हैं समस्या लेके, वहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। कोई एकाधा कोई व्यक्तिगत आता है और हमारे संज्ञान में आएगा तो हम उस डॉक्टर के खिलाफ भी एक्शन लेंगे, कर्मचारी के खिलाफ भी एक्शन लेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात हमारे नॉलेज में आए तो। अदरवाइज अब वेग कहना तो बड़ा मुश्किल है कि नहीं मिलता, मैं कहूँगा मिलता है, उसका कोई फायदा नहीं। जी, आप क्या कहेंगे दर्शकों से कि जो समस्या इलाके की, अगर आप उन समस्याओं से स्वयं जाके देखना है, जायजा लेना चाहते हैं, तो लोग हमें कमेंट करके कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि उस इलाके की उनका नंबर, फ़ोन नंबर डाल दें, उनका नाम डालें, उनका क्षेत्र का डालें। बिल्कुल, आपका ये सुझाव और आपका ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है कि आप लोगों को अपना कार्यक्रम दिखाते हैं और उनको इसके लिए प्रेरित भी करते हैं कि वो आपका कार्यक्रम देखें और उनका जो भी विचार है वो आप तक पहुंचाएं, और आप तक पहुंचने के बाद आप हमसे बात करते हैं, बड़ा सराहनीय काम है। और मैं ये कहूँगा कि लोगों को जागरूक रहना चाहिए, और मैं अपनी ओर से भी आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जितना संभव होगा हम अच्छे की ओर बढ़ेंगे। जी, अब ये थी समस्या हिसार की। अब राजनीति बात करेंगे थोड़ा सा। अभी पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी में शामिल थे अशोक गोयल मंगाली वाले, काफ़ी चर्चे थे, बड़े बड़े लोग आए यहाँ पे उनको शामिल करने के लिए। उसके बाद गांव के उन्होंने दौरे किए, टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे, टिकट नहीं मिली। कुछ दिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में गुजारे, अब वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। क्या कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद क्या आपको अगले चुनाव में खतरा है उनसे? भारतीय जनता पार्टी को किसी से कोई खतरा नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है। ये तो बहती नदी है, कई दफ़ा कोई आ जाता है और उसको पसंद नहीं आती तो वो चला जाता है। आना जाना, और वैसे भी आवागमन सृष्टि का भी नियम है, लोग आते हैं चले जाते हैं, तो खतरा कोई नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन का काम करती है, संगठन को मजबूत करती है, और ये जो आने जाने वाला जो क्रम है, ये तो आप देख रहे हैं पंजाब में कांग्रेस में क्या हो रहा है और यहाँ भी कांग्रेस में क्या हो रहा है ना। तो 4-5 साल तो इनको यही तय करने में मुश्किल हो जाती है कि भी राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाए। अरे भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आपका तय ही है, 50 सालों से तय है, वही परिवार रहेगा। पर उसके बावजूद भी 4-4, 5-5 साल राष्ट्रीय पद खाली रहते हैं, फिर प्रदेश के अध्यक्ष बनते हैं, फिर वो प्रदेश के जो अध्यक्ष बनते हैं तो वो जिला अध्यक्ष नहीं बना पाते। हमारे यहाँ आदरणीय धनखड़ जी बने, उन्होंने 1-1.5 महीने में पूरा संगठन ऐसा खड़ा कर दिया, जगमग करता हुआ। सभी तो मोर्चे बना दिए, पार्टी बना दी, सभी विभाग बना दिए, प्रकोष्ठ बना दिए, सबका दौरा कर लिया। तो जो इस तरह की एक सशक्त कैडर बेस्ड पार्टी है, उसका कोई मुकाबला करने में किसी की हिम्मत नहीं है। बाकी सब पार्टियां नामों से चलती हैं, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस नाम से चलती है। हमारी पार्टी में कोई भी आदमी फिक्स नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अगला कौन बनेगा। अब और आप किसी भी पार्टी का नाम लेंगे तो उसमें अगला, पिछला और अब वाला, और फिर उससे भी अगला, वो सब राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सब कुछ तय हैं, क्योंकि व्यक्ति के नाम से है। अरे वो व्यक्ति है आज राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो अगली दफा उसका बेटा बनेगा और 10-20 साल बाद उसका पोता बन जाएगा या पोती बन जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, राष्ट्रीय विचारों से उत्प्रेरित पार्टी है, देशभक्तों की पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है। इसको किसी से कोई खतरा न था, न है, न होगा। तो अशोक गोयल मंगाली वालों के क्या कारण मानते हैं कि भाजपा को छोड़ के, उन्होंने तो भाजपा के साथ मिलकर बड़े टॉयलेट बनवाए, अलग अलग इलाकों में उन्होंने सेवा की, तो उसके बाद क्या ऐसे क्या कारण रहे भारतीय जनता पार्टी छोड़ना पड़ा उनको? अब ये तो दुनिया आती है, दुनिया जाती है, इससे क्या फर्क पड़ना है? कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अगली बार वो खड़ा हो गया तो यहाँ चुनाव में हिसार से, ये तो पार्टी का काम है। पार्टी कहेगी तो खड़े होंगे, और पार्टी कोई और जिम्मेवारी लगाएगी तो वो जिम्मेवारी निभाएंगे। जी, तो इलाहाबाद चुनाव की हम बात करते हैं। इलाहाबाद चुनाव में आपकी भी जिम्मेदारी लगाई, उपचुनाव है, क्या लगता है? इलाहाबाद में चुनाव भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा का गठबंधन मिलकर लड़ेगा। अब जो भी प्रत्याशी तय होगा, हमें प्रत्याशी से मतलब नहीं है, हमारे को तो गठबंधन से मतलब है। गठबंधन का कोई भी प्रत्याशी आ जाए उसको हम जिताएंगे। हम इलाहाबाद जाएंगे। इलाहाबाद में 190 बूथों की एक वो विधानसभा है, वहाँ पर 4 मंडल हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष भी तय हैं, और हर बूथ पर त्रिदेव
जिसको हम पालक कहते हैं, जिसको हम अध्यक्ष कहते हैं, जिसको हम BLA 2 कहते हैं। हमारे 190 के 90 बूथ और हमारे 4 मंडल हैं, एलनाबाद और एक क्या नाम चोपटा है और एक पोहड़वा है और एक जमाल है। चारों मंडलों में हमारी स्थिति संगठन की बड़ी मजबूत है और मैं अभी तक वहाँ गया तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये जानकारी दी है, तो हमें हमारे संगठन को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इनेलो का वहाँ से सीट थे, अभय सिंह चौटाला वहाँ से विधायक थे, इस्तीफा दिया क्योंकि जो किसान आंदोलन है उसके समर्थन में। अब आपको नहीं लगता कि वहाँ से दोबारा से इनेलो आ सकती है? समय बताएगा ना। हाथ कंगन को आरसी क्या, 2 नवंबर आएगी, आपके सामने पता। आपको कितनी उम्मीद है भाजपा की? 100%। 100%। किस तरह के वादे लेके जाएंगे वहाँ? वायदे हम अपने 7 साल का काम दिखाएंगे ना, 7 साल का मोदी जी का काम दिखाएंगे। हम उनको बताएंगे कि किसानों की हालत पहले क्या थी, आज क्या है। हम इन सभी मुद्दों के साथ जाएंगे। किसानों की हालत तो आपके सामने, किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, हल नहीं हो रहा अभी तक मामला। अरे भाई, मैं ये पूछता हूँ किसानों के बारे में, किसान के जो 3 कानून सरकार ने बनाए हैं उसके बारे में हमसे डिस्कस करो ना। अभी तो ये भी किसान नेता भी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के आवास का घेराव करो, इस तरह की बातें भी चल रही अरे हैं। हमने कहा किसानों को कि आप अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं, इसमें क्या बुरा है? कोई मुझे आकर बताए तो सही, क्या बुरा है इसमें? कहीं भी बेच सकते हैं, आज़ादी दी हमने। किसानों को व्यापारी बनाने का काम किया है। हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करिए, आप करिए ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आके मिलने की आप बात कर रहे हैं, जब किसान आते तो आप लोग दिखाई नहीं देते। किसान मिलने के लिए आते हैं, आप लोग दिखाई नहीं हम जाते हैं, बड़ी शान से यहाँ भी बैठे हैं और सब जगह जाते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरा अपना राजकाज चला रही है। भाजपा के नेताओं को तो ऐसे हालात होते हैं, किसी गांव में दारा चुपके से निकलते हैं। अब तो कौन सी अच्छी बात है? कोई व्यक्ति अगर गुंडागर्दी करे तो ये अच्छी बात समझते हो क्या आप? तो समस्या हल नहीं हो रही, इसीलिए टेबल पे बैठ के समस्या हल हो तो फिर आप लोगों को पिछले गेट से नहीं निकलना तो पड़ेगा। मैं ये कहूं कि मैं आपको तैराना सिखाना चाहता हूं और कोई आदमी आकर आपको ये कहे कि आप तैरना सीखोगे तो डूब के मर जाओगे और उस डरने से आप तैरना ना सीखो। अब ये आपकी मर्जी है, इसमें मैं क्या कर सकता तो हूं? आप लोग तैरते रहेंगे? तैरते रहेंगे, तैराक बनकर सफल होंगे। चलो, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। RSN में आपका धन्यवाद, पूरी जनता का धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत। और आप लड़ाई मुझसे कर नहीं पाए, आपने मिठास घोल दिया। चलो दर्शकों, ये हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता जी से मिर्ची लगा कार्यक्रम में हमने बात की। आपके जो सवाल थे सारे हमने रखे। अगर कोई भी किसी भी इलाके की कोई समस्या है, कहीं आपको लगता है कि पानी खड़ा है या सफाई को लेकर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो आप उस फोटो के साथ, अपने नंबर के साथ हमें इस कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें और वो जो बात है आपकी हम विधायक तक पहुंचाएंगे। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा ही समस्या, हम आग्रह करेंगे कि वहां तक विधायक जी को हम लेके भी आएंगे। तो RSN में बने रहिए। इसी के साथ नमस्कार।